सेल्स टैक्स के अंदर किस किस को रजिस्टर करवाना है और किसको नहीं कराना, उसके बारे में पूरी डिटेल आज आपको इसमें बताई जाएगी। सेल टैक्स प्रोसेस के अंदर सबसे पहले जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, उसके लिए सबसे पहली चीज़ है हमारे पास CNIC होना चाहिए। CNIC की बेस के ऊपर आपका NTN बनेगा। आपका अगर NTN बना हुआ तो आप FBR के अंदर रजिस्टर्ड हो गए हैं। अगर आप रजिस्टर्ड हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करवाना पड़ेगा, जमा करवाना पड़ेगा। अगर आपके पास NTN नंबर है तो आपको सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इसकी बेसिस के ऊपर आपको STRN नंबर। अच्छा, किस किस को सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्टर करवाना है अपने आप को, उसमें आते हैं मैन्युफैक्चरर आता है, इंपोर्टर आता है, रिटेलर आता है, होलसेलर आता है, डिस्ट्रीब्यूटर। ये वो वाले बिजनेस सेगमेंट हैं जो अपने आप को सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड करवाते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मैन्युफैक्चरर को। अब मैन्युफैक्चर में ये है कि मैन्युफैक्चर जिसने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया हुआ है, मशीनरी लगाई हुई है, अब वो एक्सपोर्टर भी हो सकता है, उसमें लोकल सप्लायर भी हो सकता है कि अपनी गुड्स मैन्युफैक्चर करता है और लोकल सप्लाई भी करता है, वो मैन्युफैक्चरिंग में आता है। इसके साथ दूसरी इंडस्ट्री आती है कॉटेज इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, मतलब छोटे छोटे जो कारखाने वगैरह खुले हुए होते हैं जो ये काम कर रहे होते हैं। अच्छा, वो कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर उन लोगों को छूट है, कॉटेज इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, जो सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन के अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते, लेकिन उसके लिए लिमिटेशंस हैं। उसमें क्या लिमिटेशन है, अगर उनकी एनुअल सेल 8 मिलियन से कम है तो अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करा सकते सेल्स टैक्स के अंदर। अगर उनका कोई भी इंडस्ट्रियल मीटर नहीं लगा हुआ, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं जिस जगह पे इंडस्ट्रियल मीटर नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो रेजिडेंशियल एरिया है, मतलब जहाँ अच्छा, जो रेजिडेंशियल एरिया में भी काम कर रहे हैं तो उस पर भी अप्लाई नहीं होगा। चौथा ये है कि अगर उनके पास जो वर्कर काम कर रहे हैं वो अगर वो 10% से कम है तो भी उसके ऊपर सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन लागू नहीं होती। मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस हमने बता दिया है, जो अगर मैन्युफैक्चरर है उसको अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा फिर आ जाता है इम्पोर्टर। इम्पोर्टर जो है क्योंकि इम्पोर्टर वो होता है जो दूसरे मुल्क से गुड्स जो है इम्पोर्ट कर रहा होता है और लोकली जो है अपनी कंजम्पशन में ले रहा होता है या लोकली सेल कर रहा होता है। अब इसके अंदर ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जब इंपोर्ट करता है तो इंपोर्ट स्टेज पे डिफरेंट टैक्सेस लग रहे होते हैं। जब डिफरेंट टैक्सेस में कस्टम ड्यूटीज़ हैं, एडवांस इनकम टैक्स है, रेगुलेटरी ड्यूटी है, उसमें सेल्स टैक्स भी आता है। सेल्स टैक्स भी इंपोर्ट स्टेज पे डिडक्ट होता है, एडिशनल सेल्स टैक्स भी डिडक्ट होता है उसके ऊपर। अगर वो इंपोर्टर है तो उसको इंपोर्ट स्टेज के ऊपर सेल्स टैक्स देना है, एडिशनल सेल्स टैक्स देना है, और जो भी ये सेल्स टैक्स वगैरह देता है तो ये एज ए इनपुट टैक्स कहलाता है। मतलब इसने जो भी गुड्स बाय की हैं, परचेज की हैं, इनपुट टैक्स देगा। अगर यही गुड्स वो दोबारा मार्केट के अंदर कहीं अगर सेल आउट करता है तो वो सेल्स के ऊपर आपको आउटपुट टैक्स होता है। उसका फार्मूला ये होता है कि आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। जो भी आपने इंपोर्ट स्टेज पे टैक्स दिया हुआ होगा, अगर आप वो लोकली सेल करेंगे तो उसके ऊपर जो भी टैक्स होगा तो वो प्लस माइनस करके आपको पेएबल होता है, या आप उसको एडजस्ट कर रहे होते हैं। इंपोर्ट स्टेज के ऊपर आपकी ये कैलकुलेशन हो जाती है। उसके बाद आपके पास आता है रिटेलर। रिटेलर का अंदर दो ऑप्शन दिए गए होते हैं, एक टियर 1 का रिटेलर है, एक टियर 2 का रिटेलर है। अच्छा, टियर 1 का रिटेलर, उसके ऊपर भी कुछ शर्तें लागू होती हैं। अगर वो फुलफिल नहीं करता या वो चीज़ें नहीं है तो उसको रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है उसके लिए सबसे पहले क्या है, अगर उसका इलेक्ट्रिक बिल सालाना 1.2 मिलियन है, मतलब 12 लाख से ज़्यादा है, तो उसको सेल्स टैक्स में रजिस्टर करवाना पड़ेगा अपने आप को। अगर वो किसी प्लाजा मॉल्स, आजकल मॉल्स बहुत खुले हुए हैं जहाँ पे बहुत सारी शॉप्स वगैरह और ब्रांड्स वगैरह अपना काम कर रहे होते हैं, अगर किसी मॉल के अंदर उसकी शॉप है तो उसको अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अगर यही रिटेलर अगर टैक्सेबल सप्लाईज ले रहा है तो उसको भी ज़रूरत है कि वो अपने आप को सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्टर करे। अगर ये सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं तो इस बेस के ऊपर उसको पॉइंट ऑफ सेल भी इम्प्लीमेंट, मतलब अपने पास इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो थर्ड ये एक आता है कि अगर उसके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट एंड मशीन्स भी लगी हुई है स्वैप करने के लिए तो वो पॉइंट ऑफ सेल्स के लिए भी कंसीडर। अच्छा, इस तरह अब दूसरा ऑप्शन आता है टियर 2 का, कि टियर 2 का जो रिटेलर है उसको रजिस्टर्ड होना है या नहीं होना। अच्छा, उसके ऊपर भी कुछ शर्तें लागू होती हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, अगर वो पूरे साल के अंदर एडवांस टैक्स, जब ये किसी से बाय करता है तो जो मैन्युफैक्चरर या दूसरा है वो उस पर एडवांस टैक्स डिडक्ट करता है। अगर वो पूरे साल में 1 लाख से बढ़ जाता है तो उसको अपने आप को सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। अच्छा, इसके अंदर जो एडवांस टैक्स है, अब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक फाइलर आता है, एक नॉन फाइलर आता है, क्योंकि फिर रेट डिफरेंट करता है। जो फाइलर है उसका रेट 0.5% है। कोई भी अगर रिटेलर फाइलर है, वो किसी मैन्युफैक्चरर से गुड्स लेता है या किसी से लेता है तो वो उसके ऊपर जो भी इनवाइस होगी, पेमेंट होगी, उस पर 0.5% एडवांस टैक्स डिडक्ट करेगा। इसी तरीके से अगर नॉन फाइलर है तो वो 2.5%
उसका रेट है। अब अच्छा, जो परचेजेज हैं, जैसे अगर फाइलर है 0.5% उसका टैक्स का रेट है, तो उसकी जो एनुअल सप्लाईज होंगी वो 20 मिलियन की होंगी। मतलब वो साल के अंदर 2 करोड़ रुपए की परचेजेस कर रहा है, और अगर नॉन फाइलर है तो वो 4 मिलियन की आ जाती है। अगर 4 मिलियन तक वो परचेजेस करता है तो उसको सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना है। अगर वो 2 करोड़ रुपए की से परचेजेस करता है तो उसको सेल टैक्स के अंदर टियर 2 का जो रिटेलर है उसको उसमें ऐड होना पड़ेगा। अच्छा, ये सारे वो प्रोसेस हैं जिनके अंदर जितने भी ये बिजनेस सेगमेंट है सबको अपनी अपनी कंडीशंस की बेस के ऊपर सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। अब इसका बड़ा आसान फार्मूला होता है कि आप जैसे ये है कि आउटपुट टैक्स है माइनस इनपुट टैक्स है। आउटपुट टैक्स वो होता है जो आप अगर किसी को सेल्स कर रहे हैं तो आप उस पर अच्छा, उस पे आपने जो है जीएसटी का रेट अप्लाई करना है इनवाइस पे, तो वो आप एक जीएसटी इनवाइस इशू कर देते हैं, तो वो आपका आउटपुट टैक्स होता है। अच्छा, इसी तरह आपका इनपुट टैक्स होता है। अगर आप जैसे इंपोर्टर हैं या आपने इंपोर्ट स्टेज के ऊपर टैक्स दिया हुआ है तो आपका इनपुट टैक्स हो जाता है। और अगर इसी तरीके से अगर आप लोकली कहीं से परचेजेस करते हैं तो वो आपको टैक्स लगा के इनवाइस देता है, तो आपका इनपुट टैक्स होता है। तो वो एडजस्टेबल कैसे हो जाता है, वो इस बेस पे होता है कि आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, तो फिर वो आपका पेएबल या रिसीव पेएबल हो जाता है या एडजस्टेबल हो जाता है। इस तो इसी बेस के ऊपर आपको अपनी सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। यहाँ पे मैंने कैलकुलेशंस तो नहीं दिखाई, लेकिन आपको प्रोसेस बता दिया है कि सेल्स टैक्स में किसको रजिस्टर्ड होना है और किसको रजिस्टर्ड नहीं होना। जिसको नहीं होना वो मैंने आपको कॉटेज इंडस्ट्री का बता दिया है। इसमें अगर ये चीज़ें फॉलो करता है या ये चीज़ें अप्लाई होती हैं तो उसको सेल टैक्स के अंदर अपने आप को रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये रिटेलर है, रिटेलर के अंदर अगर ये चीज़ें अगर उसको अप्लाई नहीं होती, ठीक है, तो वो भी उसको ज़रूरत नहीं है अपने आप को सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर कराए। इंपोर्टर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को सेल टैक्स रजिस्टर में कराएगा तो वो इंपोर्ट कर सकता है, क्योंकि उस इंपोर्ट स्टेज के ऊपर सारे टैक्सेस अप्लाई हो रहे हैं। और मैन्युफैक्चर के सूरत में भी यही होता है कि बहुत सारे बड़े बिजनेस यूनिट हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, मीडियम साइज़ हैं, स्मॉल साइज़ हैं, लेकिन वो जितने भी काम कर रहे होते हैं जीएसटी के ऊपर, तो उन सबको अपने आप को जीएसटी में मतलब सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा।